Hello guys, good afternoon. How are you all? Good? Fine? Excellent. मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया एकदम. और क्या चल रहा है? अभी तो मज़े आ रहे होंगे सबको. नई नई क्लास में एंटर हुए हैं, नई नई क्लास में जाएंगे, नई नई बुक्स लेंगे, नए नए दोस्त बनेंगे अब. और कईयों ने स्कूल चेंज किया होगा, कईयों को उसी स्कूल में नए स्टैंडर्ड में गए होंगे 11th में. कईयों ने कॉमर्स विद मैथ्स लिया होगा, कईयों ने कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया होगा. बट हमें तो कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स में अकाउंट्स तो है ही है. सो नो इश्यूज़. आपके पास मैथ्स है नहीं है, अकाउंट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. चलिए करें स्टार्ट. लास्ट क्लास में दोस्तों हमने शुरू किया था, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखी थी, कुछ टेक्निकल वर्ड्स के मीनिंग सीखे थे हमने, जैसे कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने उन सबके मतलब सीखे थे. तो इसी को कंटिन्यू करते हैं. कुछ मेरे को आपको चीज़ें आज और बतानी है, एकदम आराम से चलेंगे, स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है. होपफुली आप लोगों को लास्ट क्लास में समझ भी आया होगा. सो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. पहले उससे पहले मैं डेफिनेशन, आप सब अपनी अपनी, मैं भी अपने यहाँ पे बुक्स में अपने नोटपैड में डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी अपनी रजिस्टर में डेफिनेशन लिखे और बिना देखे लिखना है सबने, ठीक है ना. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तक डेफिनेशन समझ आ गई होगी. तो आप लोगों ने डेफिनेशन अब रटी नहीं होगी, जो हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन समझी थी वो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपने रटी नहीं होगी, क्रैम नहीं किया होगा. सो देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं डेफिनेशन अपने हाथों से अपने रजिस्टर में. मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है. चलिए लिखते हैं. एक सेकेंड. लिख ली? किसने लिख ली? सर मैंने लिख ली, मैंने लिख ली. मैंने भी लिख ली, देखा. इससे पहले मैंने आप लोगों को एक लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखा था कम्युनिकेटिंग. तो बेसिकली इंटरप्रेटिंग के अंदर ही कम्युनिकेटिंग भी आ जाता है. तो आप अलग भी लिखना चाहते हैं लिखें, बट आपकी बुक में जो डेफिनेशन है उसमें कम्युनिकेटिंग को अलग से नहीं डिफाइन किया हो, उसने इंटरप्रेटिंग लिखा हो. तो हम ये, आप ये मान के चलो कि इंटरप्रेटिंग बोले तो इंटरप्रेटिंग प्लस कम्युनिकेटिंग, ठीक है जी. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साथ में कम्युनिकेटिंग ऑल्सो. ऑल्सो जब इसके भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, एट्रीब्यूट्स करेंगे, तो उसमें कम्युनिकेशन का एक सेपरेट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, ठीक है जी. तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है. ज़्यादा डार्क हो गया है तो साफ कर लेते हैं, कोई बात नहीं. लाइट ले लेते हैं, थोड़ा मीडियम लेते हैं. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी अपना सपना, मनी 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 मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part of at least of a financial character and interpreting the results thereof, ठीक है.
सो अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग एक कला है किस चीज की, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की। क्लासीफाई बोले तो जो जिस हेड में जाएगा उस हेड में जाना, उस हेड में जाना बोले को उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेजर। मैंने आपको ऑल्दो टेक्निकल वर्ड है प्रिपरेशन ऑफ लेजर, लेजर बनाना, ये भी मैंने आपको सिखाया नहीं है, इसलिए मैंने आपको आम भाषा में बताया कि जो जिसमें जाना चाहिए वो उसी में जाएगा, जो जिस हेड में जाना चाहिए उसी हेड में जाएगा। जैसे हेड बोले तो हमारे यहाँ पे एक लेजर होते हैं, हम लोग बनाते हैं लेजर अकाउंट, शायद आप लोगों ने स्कूल में सीखा हो। ये हम बनाते हैं क्या, लेजर बनाते हैं हम, जैसे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक होता है हमारा डेबिट साइड, एक होता है हमारा क्रेडिट साइड, ठीक है जी। एक होता है हमारा डेबिट साइड, एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। आपको पता ही होगा डेबिट है मेरे दोस्त, ये डॉक्टर नहीं है, दिस इज नॉट अ डॉक्टर, दिस इज अ डेबिट। फुल फॉर्म क्या आती है इसकी, डेबिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा एक लेजर होता है, इसको टेक्निकली बोलते हैं लेजर। अभी आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा अच्छे से बाद में समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो मैंने बोला था क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे सैलरी में बांट रहा हूँ, तो सैलरी अगर मैं दे रहा हूँ तो मेक श्योर कि वो सैलरी के हेड में ही जाएगा। यही बोला था मैंने, जी सर आपने यही बोला था कि जो सैलरी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, मेक श्योर करें कि वो सैलरी के हेड में जाए। सैलरी के हेड में जाए इसका मतलब क्या, वो सैलरी के लेजर में जाए, ठीक है ना। लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए उनकी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी लेजर पोस्टिंग होनी चाहिए। तो मेक श्योर कि जो लेजर है, जो सैलरी के जितने भी खर्चे हैं वो सैलरी के लेजर में जाएंगे, ठीक है ना। हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस या उस पर्टिकुलर हेड के लिए हम क्या उस पर्टिकुलर लेजर में डालेंगे, जो उस पर्टिकुलर हेड का लेजर होगा। जैसे सैलरी के लिए सैलरी का हेड होता है, सैलरी के हेड की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, सैलरी का लेजर। तो इसके लिए मैं सैलरी का एक लेजर बनाऊंगा, मतलब सैलरी का एक अकाउंट बनाऊंगा जो इस तरीके से दिखेगा, जिसमें डेट आएंगे, पर्टिकुलर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें आपका अमाउंट आएगा। इस तरफ फिर से डेट आएगी, आपके जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे वो, और इस तरफ आपका क्रेडिट में अमाउंट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके हमारे डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आ जाएंगे, आइटम्स आ जाएंगे, अमाउंट्स आ जाएंगे, आइटम्स आ जाएंगे और अमाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने लेजर बना लिया, तो हमारा काम क्या हो गया, क्लासीफाई करना। हमने क्लासीफाई कर दिया बेसिकली, जो जिस साइड में जाना चाहिए, जो जिस लेजर में जाना चाहिए, हमने उसको वहां पे डाल दिया, पोस्ट कर दिया। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, समराइजिंग में आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट में करना, ठीक है ना। बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में करके प्रेजेंट करना, सो दैट वो अच्छे से हम क्या कर सकें, उसको प्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके प्रेजेंट करना, बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके आपको आगे प्रेजेंट करना, सो दैट सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर वो कौन हुआ, साइन साइड से हुआ, तो क्या होगा, याद आ गया, जी सर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से रिलेटेड होगा, हमें खाली उसी से मतलब है, वो सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स चाहिए। ट्रांजैक्शंस कौन सी, जो डेली बेसिस पे होती है, हम डिस्कस कर चुके थे इसको भी। विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के कम से कम, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के पार्ट होने चाहिए। बोले तो फाइनेंशियल कैरेक्टर के पार्ट होने चाहिए, बोले तो पैसों से रिलेटेड होने चाहिए, जो कि आपके पैसों से रिलेटेड है, आपको वो होने चाहिए, ठीक है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे क्या चीज को, अपने रिजल्ट्स को, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट दे रहा हूं, मतलब जो भी इससे रिजल्ट निकल के आया, आप वो सामने वाले को एटलीस्ट कम्युनिकेट करोगे, और सामने वाला उसको समझेगा, बोले तो इंटरप्रेट करेगा कि अच्छा ये बात है, अच्छा ये चीज है, तो वो इसको देख के क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, सो दैट वो आगे जाके फ्यूचर में इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले सके, ठीक है ना। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन ले सके। सो अकाउंटिंग क्या है, फिर से बोल रहा हूं, अकाउंटिंग क्या है, वो सारी ट्रांजैक्शंस और वो सारे इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना और उनको समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मैंने बताया था आपको, इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, मतलब जिसको मैं प्रेजेंट कर सकूं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो मैं बोल चुका हूं आपको। अब तो हिंदी में इंग्लिश और हिंदी को मैं बस बोल रहा हूं, अब समझ में चीज आ चुकी है, ठीक है। वन लास्ट टाइम मेरे साथ साथ बोलेंगे, वो सारी ट्रांजैक्शंस और वो सारे इवेंट्स जो पैसों से रिलेटेड है, उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना, किस तरीके से, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है। सिग्निफिकेंट मैनर बोले तो सर, सिग्निफिकेंट मैनर बोले तो
इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, मतलब सामने वाले को मैं दे रहा हूं तो एटलीस्ट वो उसको समझ तो पाए। मैं प्रेजेंटेशन मेरी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए, और मेरी प्रेजेंटेशन यानी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर ले। मेरी इन्फॉर्मेशन ही अपने आप में बोल रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन ही अपने आप में कम्युनिकेट कर रही है। मैं सामने वाले को कम्युनिकेट कर रहा हूं थ्रू माई इन्फॉर्मेशन, थ्रू माई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सामने वाला जब मैं उसको कम्युनिकेट करूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को, उस अकाउंटिंग की, उस डेटा को वो समझेगा, वो उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट बोले तो समझना, वो उसको समझेगा। ताकि क्यों समझेगा सर, वो सर ये सब चीजें क्यों होंगी सर, सो दैट जो यूजर है, जो इन्फॉर्मेशन को, जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग के डेटा को जो देख रहा है, वो इससे एक डिसीजन ले सके कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है। क्या मेरे को इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रखना है या मेरे को इस कंपनी से पैसा विड्रॉ करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिसीजन लेगा कौन, यूजर। अब यूजर कौन होते हैं, यूजर मैं हूं, आप, हम सब यूजर है। जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा है, जो कंपनी से, एंटरप्राइज से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, वो हमारा यूजर है। जैसे कि सप्लायर, जिससे मैं माल खरीदता हूँ, वो भी मेरा यूजर है। क्यों सर, बेटा माल जो है, मेरे को सप्लायर जो माल दे रहा है वो मेरे को उधार में देता है माल। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सारा का सारा माल कैश में नहीं लेते, उनकी साइकिल चलती है, उधार में लेते हैं, उधार में ही बेचते हैं। तो अगर सप्लायर को लगेगा कि भाई अगर इसकी तो कंपनी की पोजीशन बहुत डाउन है, बहुत गिरने वाली कंपनी है, तो भैया फ्यूचर में बहुत लॉस आ जाएगा, उसकी ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के, डेटा को देख के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के अगर उसको ये लगता है तो उसको उधार देना बंद कर देगा। तो कहेगा भाई मैं क्यों भुगतूं, कल को तेरे को अगर लॉस हो गया, कल को फ्यूचर में तेरे को लॉस हो गया तो मैं बैठ जाऊंगा, मैंने तेरे को माल उधार पे दिया हुआ है। तो सप्लायर भी इस तरीके से वो जुड़ा हुआ है। शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो कंपनी का शेयर खरीदते हैं। कंपनी का शेयर क्या है, कुछ भी नहीं, कागज का टुकड़ा है एक, जो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को देती है वो कागज का टुकड़ा। कोई भी पर्सन जो कागज का टुकड़ा ले लेगा उसको बोलेंगे शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी उस जो उस पर्सन से पैसा मिला कंपनी को, जिसको शेयर होल्डर बोला गया, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने एक कागज का टुकड़ा, ये रहा मेरे पास, सपोज ये शेयर है। ठीक है, ये शेयर है, मैंने कंपनी को पैसे दिए, बदले में मैंने ये शेयर ले लिया। ठीक है, ऑल्दो अब ये क्या होता है, ऑल्दो अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, डीमटेरियलाइज फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब ये मतलब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपके अकाउंट में इतने शेयर पड़े हैं, फिजिकली अब अवेलेबल नहीं है, आज की डेट में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकली है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, सो सपोज मैं एक मिस्टर करण, मेरे पास ये है शेयर, मैंने लिया, बदले में पैसा दिया। अब कंपनी यार, जो मैंने पैसा दिया ना, कंपनी उस पैसे को यूज करके, कंपनी उस पैसे को यूज करके आगे क्या करेगी, बिजनेस करेगी। मैंने आपको बताया था। फिर कंपनी उस पैसे को यूज करके जब बिजनेस करेगी तो कंपनी मेरे को क्या देगी, उस फायदा, कंपनी कुछ फायदा कमाएगी मेरे उस पैसे से। जब मेरे उस पैसे से कंपनी जो फायदा कमाएगी उसमें से कंपनी मुझे बांटेगी। जो कंपनी उस प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को देगी, जो कंपनी ने मेरा पैसा लेके यूज करके कमाया है, जो कंपनी ने मेरा पैसा लेके, मेरे जैसे और भी हजारों लोगों का पैसा लेके, शेयर होल्डर का पैसा लेके कंपनी ने फायदा कमाया बिजनेस में, कंपनी ने जो बिजनेस में फायदा कमाया है उसका जो कुछ हिस्सा कंपनी अब हमें बांटेगी। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उस फायदे को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिविडेंड। याद है, आया याद, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल भी कराया था, आप देखो पीछे अपने पेज पलट के कि हमने एग्जांपल भी किया था। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी ने हमारे शेयर होल्डर के पैसे यूज करके प्लस बाहर से बोरिंग वगैरह यूज करके कंपनी ने फायदा कमाया, पैसा कमाया। जैसे 10 लाख था, 10 लाख की बजाय कंपनी ने 15 लाख कमा लिया, तो कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाया। उस 5 में से कंपनी ने हमें कितना दे दिया, सपोज कंपनी ने वो 2 लाख रुपए, 5 के फायदे में से 2 लाख रुपए कंपनी ने हमें दे दिया। तो मेरे दोस्त, वो जो 2 लाख रुपीज कंपनी ने हमें दिया है, हम शेयर होल्डर्स को दिया है, वो क्या है, वो प्रॉफिट का पार्ट है। उसको प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है जी, ठीक है सर। तो इतना किया था। एसेट क्या है, वो सारी चीजें जो भविष्य में मेरे को फायदा देंगी, एसेट। लायबिलिटी, मेरे को किसी को पे करना फ्यूचर में, लायबिलिटी है। कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब डिस्कस कर चुके थे। कैपिटल, बिजनेस में जो पैसा लगाऊंगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे, मालिक जो लगाएगा। ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लूंगा, उसको बोलेंगे हम लोग ड्राइंग्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दो होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा हो गया हमारा,
जो मैं कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं मेरे, जैसे बिल्डिंग वगैरह पे खर्चा करना, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे सैलरी हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, जो विद इन अ ईयर आप कंज्यूम कर लेते हो, वो आपके क्या है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जो वो खर्चे जो आपको एक साल से ज़्यादा का फायदा देंगे वो आपका क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो आपके एक साल से ज़्यादा आपको फायदे देंगे वो आपके कौन से खर्चे हैं, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑल दो रेवेन्यू और कैपिटल के ऊपर ज़्यादा चर्चा भी हम करेंगे डिटेल में जाके, जस्ट आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया, उसको ये मत समझना है फुल फ्लेज मीनिंग है, नहीं, हल्का सा एक ओवरव्यू टच किया बस मैंने, ठीक है ना। ऑल दो आगे जाके फ्यूचर में इसको देखते हैं अभी आगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो दोस्तों हमने ये सब देखा। अब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। अब हम क्या करने डिस्कस क्या करने जा रहे हैं हम, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, इसी में से निकालूंगा, देखना, इसी डेफिनेशन में से ये निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको। फिर क्या निकाल के दे रही हो मेरे दोस्त, इसी डेफिनेशन में से मैं आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है जी। करें, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा ये है, रिकॉर्डिंग नंबर 1, सेकंड क्लासीफाइंग नंबर 2, थर्ड समराइजिंग नंबर 3 सर वाह, ये तो आपने बड़ी सही चीज़ बता दी दोस्तों। जो इसके फीचर्स हैं बेसिकली, एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, क्या इसके फायदे हैं, तो फायदे तो यार ये बताएगा ना, डेफिनेशन में से निकल के आएंगे, ठीक है ना। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग के, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंटिंग के, सो वो कहाँ से निकलना है सर, डेफिनेशन में से निकलेंगे, अपने आप तो नहीं बनेंगे, जो एक डेफिनेशन दे दी इसी में से निकल के चलेंगे, तो इसी में से मैं निकाल रहा हूँ। हमारा रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया, एक इंटरप्रेटिंग हो गया हमारा, ठीक है जी। एक जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन, ये भी हमारा एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फायदा है अकाउंटिंग के, क्या क्या फायदे हैं, मतलब बेसिकली ये देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से निकल रहे हैं, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में से निकल रहे हैं। तो सर इससे हमारे पास 2 फायदे हैं, क्या फायदे हैं बताओ, बच्चा ही बता रहा है मेरे को, कह रहा सर एक तो डेफिनेशन याद हुई, ठीक है, दूसरा सर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता चल गया इसी में से, तो सर एक तीर से 2 शिकार हो गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सो मेरे दोस्त, अगर मेरे को डेफिनेशन याद है तो इससे मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, अभी तो बहुत ईजी हो जाएगा। मेरे को डेफिनेशन याद है तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेरे को याद है, इसका मतलब, ठीक है ना। सो हमें ये ध्यान रखना है। सो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग हो गया हमारा, कम्युनिकेटिंग हो गया, कितने हो गए पॉइंट, 5 हो गए। वैसे तो 5 बहुत है हमारे लिए, बट मैं आपको 1-2 और करवाऊंगा, तो आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो आप 5 कर सकते हैं, बहुत है, बट नॉलेज के लिए हम पढ़ सकते हैं। ये जो ना ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, ये ट्रांजैक्शंस, ये इवेंट्स, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स से क्या है हमारा, एक ही पॉइंट है, ठीक है। सो करते हैं अब स्टार्ट, साथ साथ नोट करेंगे, ठीक है। शिट, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। मैंने बोला रिकॉर्डिंग, सिंपल, रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को जो पैसों से रिलेटेड होंगी, खाली वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमने क्या सीखा अकाउंटिंग में कि सर वही सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे जो पैसों से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, ठीक है ना। तो उन्हीं को करना है हमें तो बस, ठीक है सर, यही बात लिख देते हैं इसमें।
रिकॉर्डिंग देखते चलना साथ साथ इज द प्रोसेस, रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस of what? Process of recording. Recording is the process of recording क्या चीज? business transactions of financial character in the books. That is journal. ठीक है जी. ठीक है जी. तो रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग क्या है? Recording is the process of recording business transactions of financial character in the books. Books बोले तो जर्नल. अभी सीखेंगे आगे जर्नल क्या होता है. अभी अब इतना समझो बुक्स. ठीक है, इसको लिख लो, समझो खाली बुक्स. ठीक है. रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्ड करना क्या चीज को? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को. रिकॉर्ड करना किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, मतलब जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, जो पैसों से रिलेटेड है. कहाँ पर रिकॉर्ड करना सर? अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना, अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना. ठीक है ना, बुक्स में. ठीक है जी. नेक्स्ट है दोस्तों क्लासीफाइंग. क्या है नेक्स्ट? क्लासीफाइंग. चलो आओ. क्लासिफिकेशन is the process. Classification is the process of collecting. Classification is the process of collecting similar transactions at one place. Similar transactions at one place. ठीक है जी. By opening account in the ledger book. ठीक है जी. लिख लो पहले फटाफट. Classification is the process of collecting similar transactions. Classification is what? Classification is the process of collecting similar transactions at one place by opening account in the ledger book. मैंने आपको क्या सिखाया था क्लासीफाइंग का मतलब? ये सिखाया था ना कि जितनी भी सैलरीज हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शन क्या होगा? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन. सिमिलर ट्रांजैक्शन मेरे एग्जांपल में क्या है? सैलरी. ठीक है, सैलरी जितनी भी मैं दे रहा हूँ सिमिलर ट्रांजैक्शन है. एट वन प्लेस पे इकट्ठी करूंगा, सैलरी का हेड बनाऊंगा, फिर राम को सैलरी दी, एक्स को सैलरी दी, वाई को सैलरी दी, जेड को सैलरी दी, सारी की सारी चीजें आएंगी. ठीक है ना. तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना. जैसे कि सैलरी होगी मेरे एग्जांपल में एट वन प्लेस. कैसे? बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर बुक. बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर बुक. जैसे बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर बुक. जैसे मैंने अकाउंट बनाया ये सैलरी अकाउंट. कैसे बनाया मैंने? सैलरी अकाउंट. ठीक है. ठीक है जी. ये मैंने सैलरी अकाउंट बनाया. ये अकाउंट है. ठीक है. ऊपर क्या है? ये लेजर बुक है मेरी कंपनी की.
ऑल दो अभी जस्ट ओवरव्यू ले लो अच्छे से, और बाद में समझ आएगा जब हम ये वाला चैप्टर करेंगे लेजर वाला, ठीक है। सो डेट इधर आती है, डेट हमेशा से, इधर आते हैं पर्टिकुलर्स, इधर आता था आपका अमाउंट, फिर से इधर आती है डेट, इधर आता है आपका पर्टिकुलर्स, इधर आता है आपका अमाउंट, ठीक है दोस्तों। सो मेरे दोस्तों सैलरी अकाउंट बनाया, जितनी भी सैलरी होंगी सब आ जाएंगी, ठीक है ना, सबकी सब सैलरी आ जाएंगी, कंपनी के लिए खर्चा इसलिए डेबिट हो जाएगी, ठीक है। कुछ पेबल खड़ी होगी, ठीक है, तो वो भी आ जाएगी। अब ये मैं समझो, अब इतना समझो कि सैलरी अगर आए तो सारी की सारी सैलरी को आपने एक जगह इकट्ठा किया यहाँ पे सैलरी अकाउंट में एट वन प्लेस, ठीक है। कैसे? बाय ओपनिंग अ सैलरी अकाउंट इन द लेजर बुक, ठीक है। सो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स क्या, सैलरी की जितनी भी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होंगी, एक्स को सैलरी दी, वाई को सैलरी दी, जेड को दी, फिर राम को दी, करण को दी, फिर किसको दी, प्रतीक को दी, फिर किसी को भी दी, एक्स वाई जेड को दी, तो ये सारी की सारी सैलरी आपकी सिमिलर ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है। तो इसको आप एक जगह इकट्ठा करोगे, कैसे इकट्ठा करोगे? बाय ओपनिंग अ सैलरी अकाउंट इन अ लेजर बुक, तो वो यही बोल रहा है, देखो ऊपर आ जाओ जरा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन सैलरी कलेक्ट करना एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट इन लेजर बुक, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द सिमिलर ट्रांजेक्शन, ये सिमिलर ट्रांजेक्शन है मेरे लिए सैलरी सैलरी सैलरी, इनको एक जगह इकट्ठा करना, कैसे? बाय ओपनिंग अ सैलरी अकाउंट इन दी लेजर बुक। अब मैंने लेजर की बुक में एक सैलरी अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, लेजर बुक में मैंने एक सैलरी अकाउंट बनाया, इसमें मैंने सारी की सारी सैलरी डेबिट कर दी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि मैंने सारी की सारी सैलरी को एक जगह इकट्ठा कर लिया, कैसे? बाय ओपनिंग अ सैलरी अकाउंट इन दी लेजर बुक। तो जो कॉन्सेप्ट है वही एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना, सेम वही। इसमें भी यही कह रहा है कि सारी की सारी एक जैसी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करो, कैसे इकट्ठा करो? उनका अकाउंट ओपन करके लेजर बुक में। कैसे इकट्ठा करो? उनका एक अकाउंट ओपन करके लेजर बुक में। तो मैंने क्या किया, मैंने सैलरी को पकड़ा, सैलरी की जितनी भी सिमिलर ट्रांजैक्शन है सैलरी जैसी ए बी सी डी, जिसको सैलरी दी, सारी की सारी मेरी क्या है, सिमिलर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। उसको मैंने एक जगह इकट्ठा किया और उसको मैंने कहाँ डेबिट कर दिया, सैलरी अकाउंट में। कैसे? एक मैंने सैलरी अकाउंट बनाया, ठीक है, बाय ओपनिंग अ सैलरी अकाउंट इन लेजर बुक। तो इनको एक जगह इकट्ठा करना, कैसे इकट्ठा करना? बाय ओपनिंग अकाउंट इन दी लेजर बुक, ठीक है जी, ठीक है सर। अगर आपको बनाना एग्जाम्पल तो आप बना सकते हो, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड था हमारे पास समराइजिंग मैंने क्या बताया था कि बड़ी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में समराइज करना, शॉर्ट में शो करना। सो दैट जो यूजर है उसको अच्छे से समझ सके और आगे जाके इसके बेसिस पे इसको इंटरप्रेट करके आगे आके अपना डिसीजन ले सके। ये बताया था ना कि भाई क्लासिफाइंग क्या हो गया, समराइज क्या हो गया, बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटी इंफॉर्मेशन में छोटी तरीके से प्रेजेंट करना इन अ प्रेजेंटेबल मैनर, सो दैट आगे जाके जो यूजर्स है उसको इंटरप्रेट करके और क्या कर सके, अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सके, डिसीजन ले सकें कि भाई क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए या पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, ऑल दीज थिंग्स। सो समराइजिंग भी हो गया। इसमें लिखना समराइजिंग involves presenting the classified data, एक सेकेंड, presenting the classified data, ठीक है जी, इन अ मैनर, इस तरीके से, विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड
useful to and useful to internal as well as external users of accounting statements. समराइज का क्या मतलब है? समराइजिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर. प्रेजेंट करना क्लासिफाइड डेटा को मतलब जो मैं क्लासीफाई कर चुका हूँ उसको प्रेजेंट करना इन अ मैनर इस तरीके से विच इज अंडरस्टैंडेबल, जो कि समझने योग्य हो, एंड यूजफुल हो, मतलब काम आने वाला हो. जो समझने योग्य हो, एक तो समझने योग्य हो, दूसरा जो काम आने वाला हो, यूजफुल हो. किसके लिए? टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. किसके लिए यूजफुल हो? इंटरनल यूजर के लिए और एक्सटर्नल यूजर के लिए. अब सर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो. अभी आप इतना समझो, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स. यूजर्स मैंने आपको बताया थे, सप्लायर होता है, शेयर होल्डर होता है, एम्प्लॉयज होते हैं. जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एक इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं. इंटरनल में हमारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, ये इंटरनल यूजर. एक्सटर्नल में हमारे कौन आ जाएंगे? क्रेडिटर्स आ जाएंगे. ठीक है ना, क्रेडिटर्स आ जाएंगे हमारे. क्या है? एक्सटर्नल यूजर. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? मैंने आपको नहीं बताया शायद, इसको भी आप लिखो. क्रेडिटर्स की जगह लिखो आप सप्लायर लिख लो, जिसने हमें माल दिया. ठीक है. सो समराइजिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर, इस तरीके से प्रेजेंट करना क्लासिफाइड डेटा को, विच इज अंडरस्टैंडेबल, जो कि समझने योग्य हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और काम के लिए हो, मतलब यूजफुल हो, काम आए. किसके लिए? टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट. इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए. तो आम भाषा में अगर मैं बोलूँ, समराइजिंग का मतलब मैंने क्या बताया, बड़ी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट करना. तो यही बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करना है. इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करना है. किस तरीके से? इस तरीके से क्लासीफाई करना है आपको जो कि अंडरस्टैंडेबल हो. सॉरी, क्लासीफाई नहीं करना, समराइज. आपको क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को, जो क्लासिफाइड डेटा है, जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, आपको उसको समराइज करना है, शॉर्ट करना है. इस तरीके से करना है कि सामने वाला उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, और उसके वो काम में आए, उसके वो यूज में आए. तो उसका मतलब क्या है? यूज में आए मतलब यूजफुल. किस लिए हो? यूजफुल फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल. सामने वाला कौन है हमारे पास आज? हमारे पास सामने वाला कौन है? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. अकाउंटिंग स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात है. सो मेरे दोस्त, यूजर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन देना, समराइज करके देना कि उसको वो अच्छे से समझ पाए. प्रेजेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसको समझ पाए और आगे जाके वो उसको यूज कर पाए. यूज किस लिए कर पाए? सो दैट वो आगे जाके डिसीजन ले सकें कि उनको कंपनी में पैसा रखना है या कंपनी से पैसा अपना विड्रॉ करना है, कंपनी को उधार देना नहीं देना, कंपनी से उधार में माल बेचना है नहीं बेचना. ठीक है ना. तो ये सारे डिसीजन लिए जा सके. अब कोई भी अगर मेरे को पता चलेगा कि अगर मैंने कंपनी के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा हूँ, तो अगर मेरे को लगेगा कि कंपनी को कल को नुकसान होने वाला है, तो मैं अपने आप ही कंपनी से उस कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ कर लूंगा. या इस कंपनी से जिस तरीके से भी मैं लिंक होऊंगा, किसी भी तरीके से मैं अगर उस कंपनी से लिंक में होऊंगा, तो मैं उससे अपना लिंक तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है फ्यूचर में कंपनी का लॉस होने वाला है. तो ये सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं. ठीक है ना. यही सारे डिसीजन लिए जाते हैं किस बेसिस पे? इन्हीं समराइज इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे. जो क्लासिफाइड डेटा को समराइज किया गया है, क्लासिफाइड डेटा को जो समराइज किया गया है, वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो और यूजफुल फॉर्म में हो. किसके लिए? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर. मैंने आपको मोटिव बता दिया. क्यों? सो दैट हम लोग क्या कर सके, हम लोग डिसीजन ले सकें कि फ्यूचर में हमें क्या करना है. ठीक है ना. चलिए जी, ठीक है जी. इसके साथ थोड़ा कॉन्टिन्यूशन में लिखना है. दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन of
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर ए, ऑल्दो इसको भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आप इतना समझ लो। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वो बोल रहा था ना कि यूजफुल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट के यूजर होंगे उनके लिए ये समराइज की गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट सर क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेरे दोस्त में अकाउंटिंग स्टेटमेंट में आता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक आता है हमारे पास स्टेटमेंट, नया नाम है ये, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। इसको हम पहले क्या बोलते थे, अब इसको बोल सकते हो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। थर्ड आता है मेरे दोस्त बैलेंस शीट। क्या आता है? बैलेंस शीट। ठीक है जी। सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाता है? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को अगर मैं फॉलो करूँगा, इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा प्रिपेयर करना 3 स्टेटमेंट। इस प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा इन 3 स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है ना। मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफिंग, समराइजिंग, इन सब के बाद क्या आएगा? 3 स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है जी। ठीक है सर। इसको क्या बोला जाता है? बेसिकली इसको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, करेंगे आगे जाके, टेंशन मत लो, ठीक है ना। जस्ट अभी एक ओवरव्यू रखो इस थ्योरी का, पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा कितने पॉइंट हो गए थे? एक था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। एनालिसिस करके उसकी इंटरप्रिटेशन निकालो। फाइनेंशियल डेटा is analyzed, financial data is analyzed and financial data is analyzed and interpreted, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट किया जाता है, सो दैट द यूजर्स ऑफ what? So that the users of financial data can make a meaningful assessment of the financial performance, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज किया जाता है, जो भी मेरा फाइनेंशियल डेटा है उसको मैं एनालाइज करूंगा, समझूंगा, देखूंगा और इंटरप्रेट करूंगा, ठीक है जी। सो दैट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल डेटा, जो यूजर्स है फाइनेंशियल डेटा के, कैन मेक अ मीनिंगफुल असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल डेटा को हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, किस लिए करेंगे?
सो दैट जो यूज़र्स हैं जो यूज़ करेंगे, यूज़र्स मैंने आपको बताया सप्लायर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, डेटर्स, जिस बैंक से अगर पैसा लिया होता है बैंकर मेरा यूज़र हो गया, जिससे मैंने माल उधार पे लिया वो मेरा यूज़र हो गया, जिसको मैंने माल उधार में बेचा है वो भी एक तरीके से मेरा क्या हो गया, यूज़र हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या मेरे यूज़र्स हैं। तो ये सब क्या कर सके, एक मीनिंगफुल असेसमेंट कर सके, मीनिंगफुल डिसीजन ले सकें। किसकी डिसीजन ले सकें, ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो ऑफ द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ खड़ी है, कंपनी ने कितना फ़ायदा कमाया है इस साल में, कंपनी की औकात क्या है। बेसिकली अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो कंपनी की औकात क्या है इस तारीख को। अगर मैं 31 मार्च 2017 की बात करूँ, 31 मार्च 2017 को कंपनी की औकात क्या है ये बताओ। कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कंपनी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। सो फाइनेंशियल डेटा को इस तरीके से एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है। फाइनेंशियल डेटा जो होता है हमारा उसको इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। सो दैट जो सामने वाला है, जो सामने वाला कौन है, यूज़र है। सामने वाला कौन है, यूज़र है। वो उसको क्या कर सके, वो उसको इजिली इंटरप्रेट कर सके, वो उस डेटा को देख के क्या कर सके, मीनिंगफुल असेसमेंट कर सके, मतलब एक डिसीजन ले सके, प्रॉपर डिसीजन ले सके कि अच्छा जी ये चीज़ है तो मेरे को ये डिसीजन लेना है, अच्छा जी ऐसी बात है तो मेरे को ये डिसीजन लेना है। सो सामने वाला उस डेटा को देख के क्या कर सके, एक मीनिंगफुल असेसमेंट कर सके, मीनिंगफुल डिसीजन ले सके। किस बारे में, ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और कंपनी का प्रॉफिट क्या है। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है ना, मीनिंगफुल डिसीजन ले सके, मीनिंगफुल असेसमेंट ले सके कंपनी के प्रॉफिट के बारे में और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी ने कितना फायदा कमाया या कितना, कहीं कंपनी ने कम फायदा तो नहीं कमाया पिछले सालों से, या कंपनी ने फायदा से ज़्यादा कमाया है, और कंपनी के आने वाले प्लान्स क्या है उसको देखा जाएगा फिर। तो ये सब चीज़ें इंटरप्रेट की जाती हैं, इन सब चीज़ों को देख के एक मीनिंगफुल असेसमेंट की जाती है, मीनिंगफुल डिसीजन लिया जाता है कि अच्छा अब मेरे को ये करना चाहिए या मेरे को ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद मेरे दोस्त कम्युनिकेटिंग, accounting involves communicating the फाइनेंशियल डेटा बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूजर्स। So accounting involves communicating the financial data. Accounting involves what? Accounting involves communicating the financial data. Financial data क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी मैंने बताया आपको, ये मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये क्या है मेरा, ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इनको कम्युनिकेट करना यूजर्स को, ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, कम्युनिकेट करना क्या चीज़, फाइनेंशियल डेटा को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, या मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। किसका पार्ट है ये, हमारे कम्युनिकेटिंग का ही पार्ट माना जाएगा। ठीक है जी। सो क्या क्या हुआ अब ये नोट करो फटाफट, फिर बताता हूँ एक बारी दोबारा। सो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा का मतलब क्या बताया इन्होंने, फाइनेंशियल डेटा बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल डेटा बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू यूजर्स, टू इट्स यूजर्स। तो नॉर्मल है बात है, कम्युनिकेट करना भाई, जो आपने बैलेंस शीट बनाई, जो आपने P&L बनाया, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, जो भी आपने बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और P&L बनाया, उसको आपको कम्युनिकेट करना है, किसको, अपने यूजर को। सिंपल सी बात है। सर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट ऐसे नहीं करना, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है ना,
जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, आप जो CEO आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है कंपनी में बैठ के, आपको क्या करना है, उसको बस यूज़र को दे देनी है एक कॉपी उसकी। तो बेसिकली इसको ये माना जाता है कि वो कम्युनिकेट हो गया, ठीक है ना। वो उसको देख के उसको देखेगा, इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, एक मीनिंगफुल असेसमेंट करेगा, देखेगा फ्यूचर में क्या करना चाहिए, फ़ायदा है, नुकसान है, पैसा और पैसा इन्वेस्ट करें और या विड्रॉ कर लें, जो भी एक समझदार आदमी करता है कि भैया मैंने पैसा कमाया मेहनत से, ठीक है ना, तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो मेरे को ये करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो बेसिकली क्या हो गया, कम्युनिकेटिंग में आपको अपना फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेट करना अपने यूजर्स को। फाइनेंशियल डेटा बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको कम्युनिकेट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें 3 चीजें सीखनी है, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें आपको अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करनी है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखिए एक बारी, पॉइंट नंबर 6, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है जी, आइडेंटिफाई करना आपको क्या चीज़, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना हमें अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। भी बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी कंपनी में, जो ट्रांजैक्शंस है वो बहुत सारी होती हैं, बट मेरे को आइडेंटिफाई वही करनी है जो फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि मेरे को तो खाली वही रिकॉर्ड करनी है जो पैसों से रिलेटेड है, इसलिए मेरे को रिकॉर्ड कौन सी करनी है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं कंपनी में, लेकिन मेरे को खाली अकाउंटिंग में उससे मतलब है जो फाइनेंशियल नेचर की है, जो पैसों से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैं वही रिकॉर्ड करूंगा, उन्हीं को ढूंढूंगा, वही सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करूंगा मतलब ढूंढूंगा जो केवल पैसों से रिलेटेड है, जो केवल फाइनेंशियल नेचर की है, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग में तो खाली उसी का ही मतलब है, ठीक है ना। नॉन मॉनेटरी का कोई मतलब नहीं है अकाउंटिंग में, हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया, जो केवल पैसों से रिलेटेड है ना, उसको ढूंढूंगा मैं, ताकि उसको मैं रिकॉर्ड कर सकूं, ठीक है। सो यही बोलेगा, इसको आप, चलो मैं लिखवा ही देता हूँ इसको भी शॉर्ट फॉर्म में, जितना इतना लिखवा रहा हूँ उतना उतना लिख लो और पढ़ लो, बस बहुत है। लिखना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are, लिखो, accounting records only those transactions and events which are of a financial nature, ठीक है जी, as they bring change in the resources of the firm। एग्जाम्पल लिखो, purchase of raw material and sale of finished goods by a firm,
परचेज किया उन्होंने रॉ मटेरियल और सेल कर दिया उन्होंने अपने फिनिश गुड्स। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन ट्रांजेक्शन को कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा? दीज ट्रांजेक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स। जो मेरे पास बिल्स होंगे उससे मैं आइडेंटिफाई करूँगा। एंड कोई रिसिप्ट होगी तो उस रिसिप्ट को भी देख सकता हूँ मैं, जो कि एविडेंस है किसके लिए? एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी। सो मैंने क्या बोला, बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी कंपनी में, हमें खाली वही ट्रांजैक्शन ढूंढनी है, हमें खाली उस ट्रांजैक्शन से मतलब है जो पैसों से रिलेटेड है। जी सर, जो पैसों से रिलेटेड है हमें खाली वही ट्रांजैक्शन ढूंढनी है। सो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है केवल वही ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, जो पैसों से रिलेटेड है, एंड एज दे ब्रिंग चेंज इन द रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि ये चेंजेस ले आते हैं आपका फर्म के रिसोर्सेज में। फर्म के रिसोर्सेज जैसे कि मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा दे के रॉ मटेरियल खरीद लिया, पैसा दे के रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो एक तो रिसोर्सेज एक रिसोर्स कम हो गया, एक रिसोर्स बढ़ गया। सर कौन सा रिसोर्स बढ़ गया? मेरे दोस्त रॉ मटेरियल मेरे पास आ गया तो ये रिसोर्स मेरे लिए बढ़ गया, और मेरे दोस्त रॉ मटेरियल आ गया लेकिन उसके लिए मैंने पैसे भी तो दिए ना, तो उस वजह से मेरा पैसा कम हो गया, मेरा पैसा चला गया, आउटफ्लो हो गया मनी का। तो एक रिसोर्स मेरा कम हो गया और एक रिसोर्स मेरा बढ़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो फाइनेंशियल नेचर की है, क्योंकि इनसे क्या होता है, इससे आपके रिसोर्सेज में चेंज आ जाता है, आपके फर्म के रिसोर्सेज में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया हो मैंने बोला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज करते हैं हम रॉ मटेरियल और उससे फिनिश गुड्स बना के उसको हम बेचते हैं, सेल करते हैं। फर्म कह रहा दीज ट्रांजेक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड। अब इन ट्रांजेक्शंस को मैं कैसे ढूंढूं, क्योंकि है तो बेसिकली पैसों से रिलेटेड। जब मैंने परचेज किया होगा पैसे दिए होंगे, अब जब मैं आगे बेचूंगा तो भी मैं पैसे लूंगा, तो इन ट्रांजेक्शंस को मैं कैसे आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? सर हमने बिल, जब मैंने खरीदा होगा तो मेरे को बिल मिला होगा, और जब मैंने कभी कभार बेचा होगा तो मैंने बिल भी दिया होगा। तो बिल, रिसीट वगैरह कुछ भी इन बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस को। तो वो यही कह रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय अ फर्म, these transactions can be identified, these transactions can be identified with the help of bills। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? with the help of bills की मदद से and receipts की मदद से, as evidence of the transactions, क्योंकि क्या है ये मेरे evidence of the transactions हैं। ठीक है जी। so परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय द फर्म, फर्म ने बेचा, एक तरफ से रॉ मटेरियल खरीदा, दूसरी तरफ फर्म ने अपना फिनिश गुड्स बना के बेचा। अब कह रहे इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको ढूंढा जाएगा विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसीट्स। और रिसीट्स, अगर आपके पास कोई बिल है तो बिल की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर आपके पास कोई रिसीट्स है तो आप रिसीट्स की मदद से इसको आप आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, एज एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि क्या माने जाएंगे आपके ट्रांजेक्शन के? क्या है ये? सबूत है। ऑब्वियसली अगर मैंने माल खरीदा है और अगर मेरे पास बिल है तो इसका मतलब क्या? ये सबूत है मेरे माल खरीदने का। मैंने माल बेचा है तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने बिल इशू किया है तो मेरा माल बेचने का सबूत क्या है? मेरा बिल है। ठीक है ना। सो दीज आर दी एविडेंस ऑफ दी ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना, ताकि कल को अगर कोई ऑडिट वगैरह हो, कल को कोई चेकिंग हो, तो आप दिखा सको कि भैया जेन्युइन है, ये झूठा खर्चा नहीं डाला हुआ, खाली प्रॉफिट को कम करने के लिए मैंने खर्चा नहीं डाला हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं, एक्चुअल में परचेज नहीं करती, बट वो क्या करती हैं, वो खर्चा दिखा देती हैं कि हमने परचेज किया है। तो इससे क्या होगा? इससे प्रॉफिट कम होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा? टैक्स कम। ठीक है ना, तो इससे गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता है। सो इससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग? बिल ले लेते हैं कि भाई जेन्युइन है, क्योंकि हम तो बिल चेक करेंगे, बिल है तो मतलब क्या? जेन्युइन है। ठीक है ना, इसलिए वो सबूत माना जाता है बिल को। आपने बेचा है तो दिखाओ भी कहाँ बेचा है आपने, बिल दिखाओ। बेचा है ना, बिल तो इशू किया होगा, एक कॉपी आपके पास होगी, दिखाओ बिल। आपने खरीदा है, बिल दिखाओ। सो क्या है? दीज आर दी एविडेंस ऑफ योर ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना, ठीक है सर। एक तो बार बार बंद हो जाता है, दिस इज सो इरिटेटिंग। लास्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में
ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था। अब जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, मेरे को क्या करना है, उसको मेजर करना है। मेजर किस टर्म्स में होगा, मनी के टर्म्स में। सिंपल है, खत्म, कुछ नहीं है, खल्लास। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, समझो। जो भी ऊपर वाले पॉइंट में मैंने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, जो भी ऊपर वाले पॉइंट्स में मैंने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, ढूंढा था, उसको मेरे को मेजर करना है। कह रहा मेजर करो आप आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस को, मेजर करो। तो मेजर मैं किस टर्म में करूंगा, मेजर तो हमेशा मनी की टर्म्स में होता है। आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस को मेजर करना है। मेजर कैसे करूंगा मैं, मनी की टर्म्स में करूंगा। तो आओ लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। Accounting measures the transactions and events. Accounting measures the transactions and events in terms of a common measurement unit, that is currency of the country। कह रहा अकाउंटिंग मेजर करता है ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या है हमारा, कॉमन मेजरमेंट यूनिट है करेंसी ऑफ द कंट्री। करेंसी ऑफ द कंट्री बोले तो मनी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मनी बोल सकता हूँ। जैसे रुपीज है इंडिया में तो रुपीज है। तो कह रहा है अकाउंटिंग मेजर करता है ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को इन मनी, इन रुपी, इन करेंसी, मतलब इन रुपी। तो कह रहा है अकाउंटिंग जो है मेजर करेगा आपके ट्रांजैक्शंस और आपके इवेंट्स को किस फॉर्म में, इन रुपी फॉर्म में, इन मनी फॉर्म में। ठीक है ना, इन करेंसी ऑफ द कंट्री, इन अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट बोले तो दैट इज करेंसी ऑफ द कंट्री। करेंसी ऑफ द कंट्री बोले तो मनी, मनी बोले तो रुपी, रुपी की फॉर्म में। हमारे इंडिया की करेंसी क्या ऐसा रुपीज है। सो हम नॉर्मल क्या समझना है कि अकाउंटिंग जो है मेजर करता है हमारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को किस फॉर्म में, किस टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो पैसों से रिलेटेड है खाली उनको। ठीक है ना, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उसको अकाउंटिंग कैसे मेजर करेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है जी सर, इन टर्म्स ऑफ मनी कर देंगे। इसके लिए भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। Purchase goods that is शुगर केन खरीदा भैया, मैं शुगर बनाऊंगा उससे, ऑफ 1000। मैं इसको, मुझे केजीज में मैं इसको वेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, तो किसी में भी वेट कर सकते हैं। मैं इसको केजीज में वेट करके चल रहा हूँ। 4 रुपीज़ 2,50,000 and छोड़ो, परचेज गुड्स दैट इज शुगर केन ऑफ रुपीज 1,000, शुगर केन ऑफ 1,000 kg। रुक जाओ एक मिनट, गड़बड़ इंग्लिश बन रही है। परचेज गुड्स दैट इज 10, इसको लिखना 10 टन ऑफ स्टील फॉर रुपीज 2,50,000 and 1,000 bags of cement for rupees 2,75,000। ठीक है जी। इसको कैसे मेजर किया जाएगा, इसको टन और बैग्स में मेजर नहीं किया जाएगा, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, अकाउंटिंग कैसे मेजर करती है, अकाउंटिंग मेजर करती है इन मनी फॉर्म में।
इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज 5,25,000 आएगा ना ये टोटल, 250 और 275,000, 5,25,000, ठीक है। सो अकाउंटिंग क्या कैसे मेजर करती है, अकाउंटिंग मनी की फॉर्म में मेजर करती है। मैंने कह रहा मैंने 10 टन स्टील खरीदा 2.5 लाख का, ठीक है जी, 10 टन स्टील खरीदा 2.5 लाख का, प्लस मैंने 1000 बैग्स खरीदे सीमेंट के 2,75,000 के, ठीक है जी। आपने 1000 बैग्स खरीदे 2,78,000 के, बट जो अकाउंटिंग है वो मेजर करेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी बोले तो 5,25,000, ठीक है ना, दोनों का टोटल 5,25,000। सो वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, वो सारे इवेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई करे हैं, उसको मैं मेजर करूंगा किस फॉर्म में, उसको मैं मेजर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। सो जैसे इस एग्जांपल में था, मैंने गुड्स खरीदे स्टील और सीमेंट के बैग, इसको मैं कैसे मेजर करूंगा, इसको मैं मेजर करूंगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना, पैसों की फॉर्म में इसको मैं मेजर करूंगा। सो दोस्तों हमने आज 7 कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे हैं, इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे। एक तो था मेरा दोस्त रिकॉर्ड करना, हमने सीखा रिकॉर्डिंग कैसे होती है, फिर हमने सीखा क्लासीफाइंग, फिर हमने सीखा समराइजिंग, एक हमने सीखा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एक सीखा कम्युनिकेटिंग, एक था हमारा कम्युनिकेटिंग हो गया 5 तक। फिर हमने सीखा आइडेंटिफाइंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई करो आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, कौन से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, जो मनी से रिलेटेड होंगी, फाइनेंशियल नेचर की होंगी, केवल उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने क्या सीखा, हमने सीखा लास्ट में मेजर करो आप अपनी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को, जो आपने ट्रांजैक्शंस ऊपर वाले पॉइंट में आइडेंटिफाई करे हैं, ठीक है ना, उनको सबको आपको मेजर करना है। आप मेजर कैसे करोगे, मेजर करोगे सर आप मनी की फॉर्म में, ठीक है ना, मेजर बोलेंगे तो तोलोगे कैसे, नापोगे कैसे, हम मनी की फॉर्म में नापेंगे। मैंने एग्जांपल दिया कि भाई हम मनी की फॉर्म में कैसे नाप सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल भी चाहिए। मैंने बोला हमने गुड्स खरीदे 10 टन खरीदा स्टील 2.5 लाख का, और 1000 बैग खरीदे सीमेंट के फॉर 2,75,000 इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको मेजर होना चाहिए मनी की टर्म्स में। तो मनी की टर्म्स में कैसे मेजर होगा ये मेरे दोस्त, ये मनी की टर्म्स में मेजर होगा कि भाई 2.5 लाख का स्टील लिया और 2,75,000 के हमने बैग्स लिए, तो टोटल कितना हुआ मेरे दोस्त 5,25,000 में ये रिकॉर्ड होंगे बुक्स में, ठीक है ना। कितने में रिकॉर्ड होंगे, ये होंगे रिकॉर्ड 5,25,000 में रिकॉर्ड होंगे। अब चाहे मैं इसको 2.5 लाख को अलग दिखाऊं और 2,75,000 को मैं अलग दिखाऊं, तो डजेंट मैटर, बट इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है ना। चाहे साथ में दिखाऊं, चाहे 2,50,000 को अलग दिखाऊं और 2,75,000 को मैं 2,70,000 बोल रहा हूँ, 2,75,000 को मैं अलग दिखाऊं, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स, बट इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। समझ आया। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करना, और पिछली क्लास में जो भी किया उसको भी अच्छे से रिवाइज करना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। सो गुड बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।